सो फ्रेंड्स, राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट्स का कुछ थ्योरी जो है वो प्रीवियस सेशन में हमारा बीच में इनकम्प्लीट रह गया था, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आइए देखिए, कहता है यहाँ पर वैसे तो हमने इसका ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट कर लिया है विद इलस्ट्रेशंस और सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, बट इसकी एक बार थ्योरेटिकल डिस्कशन को भी एक बार अपन कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं एक बार, ताकि उसमें कोई कोई नई बात होगी तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अदरवाइज बाकी एक बार में ये अपना जो कॉन्सेप्ट है वो हो चुका है। देखिए क्या कहना चाहता है ये, कि अगर हम बात करें फॉर व्हाट पर्पज, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज द एसेट इज गोइंग टू बी यूज, इसको आपको सिंगल कॉन्सेप्ट के रूप में समझना है। सिंगल कॉन्सेप्ट, सिंगल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, जैसे कि हाउ प्लस फॉर व्हाट पर्पज। ऐसा नहीं कि इन दोनों का अलग अलग असेसमेंट होगा, हम इन दोनों चीजों को एक साथ में चेक करेंगे लीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि भाई ये व्हाट पर्पस और हाउ, ऐसा नहीं कि ये कोई अलग अलग एलिमेंट है ना, तो ये कोई अलग एलिमेंट ना होकर एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल ही कॉन्सेप्ट है कि असेट्स को कैसे, है ना, और किस काम में लिया जाएगा। आपको ये दोनों चीज एक साथ में ही इवैल्यूएट करनी है, ताकि पता चले कि भाई असली मायने में डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किसके पास में है। ठीक है ना। तो आगे कहता है, व्हेन इवैल्यूएटिंग वेदर अ कस्टमर हैज द राइट टू चेंज हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट इज यूज्ड throughout the period of use, the focus should be on whether the customer has the decision making rights that will most affect the economic benefits। अपना फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग राइट्स के ऊपर। तो हमारे फ्लो चार्ट में देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या था, आइडेंटिफाई द राइट्स दैट आर मोस्ट रेलिवेंट टू चेंजिंग, है ना। तो ये कौन है मोस्ट रेलिवेंट का मतलब यहां से क्या हो गया, यहां पर ये जो मोस्ट रेलिवेंट जो आप देख रहे हैं ना, ये मोस्ट रेलिवेंट का मतलब यही हो गया कि डिसीजन मेकिंग राइट्स। कौन से वाले राइट्स, डिसीजन मेकिंग राइट्स, यानी जहां से पता लगाया जाएगा कि असली मायने में ये वो राइट्स है जिससे कंक्लूजन ये निकाला जाएगा कि किसके पास में डिसीजन मेकिंग पावर है। ऐसे तो असेट से रिलेटेड राइट बहुत सारे होंगे, लेकिन वो हर राइट्स डिसीजन मेकिंग राइट नहीं हो पाएगा, निर्णायक नहीं हो पाएंगे, वो कंक्लूसिव नहीं हो पाएंगे। ये जानने के लिए कि असली मायने में असेट के ऊपर राइट टू डायरेक्ट द यूज जो है वो कौन कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि प्रोटेक्टिव राइट है, वो अपने कोई काम में नहीं आने वाला। तो प्रोटेक्टिव राइट के कितने भी एग्जांपल हो, वो आपके लीज आइडेंटिफिकेशन में काम नहीं आएंगे। राइट, चलिए। So that will be derived from the use of the assets and the decision making rights that are most relevant are likely. Most relevant are likely to depend on the nature of the assets and the terms and condition of the contract. तो आप में ये सारे डिसीजन मेकिंग राइट वही वाले आपको ध्यान में रखने हैं जो आपके एसेट्स के निर्धारण, लीज कॉन्ट्रैक्ट के निर्धारण के काम में आए, मोस्ट रेलिवेंट हो वो, है ना। ठीक बात है। कुछ एग्जांपल्स इंड 116 भी बताता है रिगार्डिंग हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एसेट्स इज गोइंग टू बी यूज्ड, उसके रिगार्डिंग कुछ एक एग्जांपल्स इन्होंने बताए हैं। हालांकि हम लोग ऑलरेडी इलस्ट्रेशंस कर चुके हैं इस स्टेज तक, तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एग्जांपल्स की कैटेगरी में देखिए, पहला इनका एग्जांपल है, राइट टू चेंज द टाइप ऑफ आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एसेट्स। देखिए एसेट्स किस प्रकार का आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उसको चेंज करने का अधिकार यदि आपके पास में है, तो ये एक प्रकार से रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग राइट हो गया, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है कि एक शिपिंग कंटेनर है, वो ट्रांसपोर्ट के काम आएगा या गुड्स के स्टोरेज के काम आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब शिपिंग कंटेनर क्या कुछ प्रोडक्शन तो कर नहीं सकता। शिपिंग कंटेनर तो एक ऐसी चीज है जिसमें या तो आप स्टोरेज कर लो या उसको ट्रांसपोर्टेशन के काम में ले लो। तो शिपिंग कंटेनर जो है वो आपका सर्विस रेंडर करने के एक प्रकार से काम में आ रहा है, एक एसेट्स हो गया जिससे आप सर्विस रेंडर कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये जो शिपिंग कंटेनर है, इसका एंड यूज निर्धारित किया आपने, आपके पास में ये पावर है कि ये ट्रांसपोर्टेशन के काम आ जाएगा या स्टोरेज के काम आ जाएगा। फिर दूसरी बात कि डिसाइडिंग द प्रोडक्ट मिक्स सोल्ड फ्रॉम अ रिटेल यूनिट। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रोडक्ट मिक्स निकालते हैं कि किस प्रकार से हम सब लोग प्रोडक्ट मिक्स को निर्धारित करेंगे। यानी अगर अपने को फाइनल क्वांटिटी डिलीवर करनी है तो एक्स की कितनी क्वांटिटी होगी, वाई की कितनी क्वांटिटी होगी, जेड की कितनी क्वांटिटी होगी। तो इस प्रकार का जो प्रोडक्ट मिक्स है, ये निर्धारित करने का अधिकार यदि आपके पास में है, तो ये आपका रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग राइट है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी है राइट टू चेंज व्हेन द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड।
कि आप असली मायने में एसेट को यूज कब लेंगे, जैसे कि डिसाइडिंग व्हेन एन आइटम ऑफ मशीनरी और अ पावर प्लांट विल बी यूज्ड, ये कौन निर्धारित करेगा, कौन डिसाइड करेगा, राइट? अगर इसके पास में, मेरे पास में ये राइट है कि मैं मशीन को जब चाहे तब चला सकता हूं, ऑन कर सकता हूं, तो वो मेरे पास में राइट आ गया। लेकिन अगर यही राइट मेरे पास में नहीं है तो फिर बाद में मेरे को यूज करने का राइट ही नहीं मिल रहा है ना। फिर बाद में थर्ड कैटेगरी हो गई राइट टू चेंज वेयर द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, where the output is produced. So deciding on the destination of a truck or a ship and deciding where a piece of equipment is used or deployed. अब ये कुछ एग्जाम्पल हो गए इसके। फिर कहता है द राइट टू चेंज वेदर द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट आउटपुट, सो डिसाइडिंग वेदर टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम अ पावर प्लांट एंड हाउ मच एनर्जी टू प्रोड्यूस फ्रॉम दैट पावर प्लांट। तो दोस्तों ये जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, ये कोई म्यूचुअली एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि इसको रट लेना है अपने को। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही पता लगाना है कि ये सारे एग्जाम्पल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इनका स्टडी करते हैं अपने लोग, प्लेन स्टडी करते हैं, तो अपने को ये मालूम पड़ता है कि ये यूजेस बेस्ड डिसीजन मेकिंग राइट्स को प्रभावित करते हैं। यूजेस बेस्ड ये डिसीजन मेकिंग राइट्स को प्रभावित कर रहे हैं। सो दीज आर द मोस्ट रेलिवेंट डिसीजंस, है ना, जो किसी एसेट्स के यूज से रिलेटेड बिलोंग करते हैं। यानी अब ये वाले ऐसे प्रकार के डिसीजन जो लोग भी लेगा वही उसका असली मायने में राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट्स वाला व्यक्ति कहलाएगा, है ना, वो एंटरप्राइज कहलाएगा, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो द डिसीजंस अबाउट मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग द एसेट्स are often essential to the efficient use of that assets, and the right to make those decisions in and by itself does not result in the right to change how and for what purpose the asset is used throughout the period of use. देखिए दोस्तों ये वाली बात भी हमने पढ़ ली थी। क्या पढ़ी थी कि आप एसेट्स को ऑपरेट कैसे करते हो, मेंटेन कैसे करते हो, कौन करता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेट और मेंटेनेंस वाला पार्ट जो है वो सामने वाला जो सप्लायर जो होता है वो अपने को देता है, वेंडर जो होता है वो अपने को देता ही देता है। और सपोज करिए ये राइट उसके पास में है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे लीज आइडेंटिफिकेशन पर, है ना। हम इन सारी चीजों को वो वाले राइट्स नहीं समझते, है ना, जिससे कि राइट टू डायरेक्ट द यूज इधर से उधर शिफ्ट हो जाए। इसलिए वही बात है, स्टैंडर्ड कहता है भैया देखो राइट्स बहुत सारे होते हैं। कस्टमर मतलब सबसे पहले आप जब राइट्स डिसाइड करते हो तो राइट्स किसी एसेट से रिलेटेड बहुत सारे हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि सारे के सारे राइट से आप डिसीजन मेकिंग कर सकें, है ना, कि असली मायने में कौन एसेट्स का यूज कर रहा है, कौन एसेट्स का इकोनॉमिक ओनर बनने वाला है, ठीक है ना। तो कस्टमर डज नॉट नीड द राइट टू ऑपरेट द अंडरलाइंग एसेट्स टू हैव द राइट टू डायरेक्ट इट्स यूज, दैट इज द कस्टमर मे डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट दैट इज ऑपरेटेड बाय द सप्लायर्स पर्सन। यहां पे भी हमने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को किया था, कौन से एग्जाम्पल के माध्यम से, ड्राइवर वाले एग्जाम्पल के माध्यम से, है ना। तो ड्राइवर वाला एग्जाम्पल अपन ने इसका पिकअप किया था। जरूरी नहीं कि यूज जो है वो कस्टमर खुद करे। अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के डायरेक्टर ने किसी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हम आपकी गाड़ी ले रहे हैं, तो क्या वो डायरेक्टर खुद थोड़ी ना चलाएगा उस गाड़ी को, ये बात अपनी पहले भी हो चुकी थी। तो कहने का मतलब कोई भी उस एसेट्स को यूज कर सकता है। और जैसे कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री मैंने अगर मान लीजिए कोई फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर लीज पे ले ली है तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जाकर मैं ही प्रोडक्शन करूं, ऐसा जरूरी नहीं, कोई दूसरा भी प्रोडक्शन कर सकता है, बट वो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब मैं उसे ऑपरेट करूं, इट डजंट, है ना, ये रिक्वायर नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि मैं ही डायरेक्ट उसका एंड कंजम्पशन करूं। भाई मेरे मार्गदर्शन में हो रहा है, मेरे डायरेक्शन में हो रहा है, मेरे कंट्रोल में हो रहा है, तब भी तो वही बात हो गई ना, है ना। ठीक है, तो कहां हो गया, द कस्टमर डज नॉट नीड द राइट टू ऑपरेट द अंडरलाइंग एसेट्स टू हैव द राइट टू डायरेक्ट इट्स यूज, दैट इज द कस्टमर मे डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट दैट इज ऑपरेटेड बाय द सप्लायर्स पर्सोनल। तो सप्लायर का पर्सोनल भी व्यक्ति, सप्लायर के व्यक्ति भी, है ना, सप्लायर के भी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर सकते हैं जब तक कि डायरेक्ट द यूज जो है वो किसके पास में है, कस्टमर के पास में,
है ना. However, the right to operate an asset will often provide the customer the right to direct the use of the asset if the relevant decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined. And the relevant decisions about how and for what purpose an asset is used are predetermined. तो कहता है in some cases it will not be clear whether the customer has the right to direct the use of the identified assets. This could be the case when. तो अब कई बार कॉम्प्लेक्स केस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहां पर ये निर्धारित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में डायरेक्ट राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट्स जो है वो किसके पास में है. तो यहां पे ये कह रहा है कि कुछ सिचुएशंस, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, द मोस्ट रेलिवेंट डिसीजंस अबाउट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट इज यूज्ड आर प्री डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस. ठीक है, ये सारी की सारी चीज आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शन से पहले ही प्री डिटरमाइन कर दी जाएगी. ऑन द यूज ऑफ द एसेट्स, दैट इज डिसीजंस अबाउट द यूज ऑफ द एसेट्स आर अग्रीड टू बाय द कस्टमर एंड द सप्लायर इन नेगोशिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड दोज डिसीजंस कैन नॉट बी चेंज्ड. मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के पहले ही पूरा स्कोप हमने बना दिया कि भाई कैसे कैसे किस किस प्रकार से उसका यूज किया जाएगा. तो फिर बाद में अपने को वो स्कोप को पढ़कर ही उसका डिसीजन लेना है. जैसे कि वो 1000 किलोमीटर में ही गाड़ी चला सकते हैं हम, ठीक है, शहर के बाहर नहीं जा सकते या राज्य के बाहर नहीं जा सकते. तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है. तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को इवेल्युएट करना है उन रेस्ट्रिक्शंस को लगाकर ही, ठीक है ना. और द मोस्ट रेलिवेंट डिसीजंस अबाउट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट इज यूज्ड आर इन इफेक्ट प्री डिटरमाइंड बाय द डिजाइन ऑफ द एसेट्स. सम टाइम ये हम लोग डिजाइन से भी पता लगाते हैं. तो देखिए दोस्तों, डिजाइन में क्या होता है ना, डिजाइन वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, डिजाइन में जनरली क्या होता है कि कोई हाईली कस्टमाइज्ड एसेट्स होता है ना, उसमें जनरली कस्टमर के पास में ही राइट ऑफ डायरेक्ट टू यूज आ जाता है. बहुत बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि सप्लायर के पास में वो रहे, बट स्टिल हमको तो इवैल्यूएट करना है. कस्टमर ने एसेट डिजाइन कराई, तो मैंने इसके ऊपर आपको दोनों ही प्रकार के इलस्ट्रेशन करवा दिए कि कस्टमर ने एसेट को डिजाइन करवाया है बट स्टिल कस्टमर के पास में उसका कंट्रोल नहीं है, और एक कस्टमर ने एसेट को डिजाइन कराया है बट उसका कंट्रोल उसके पास में आ गया, राइट टू डायरेक्ट द यूज उसके पास में आ गया. तो देखिए अपन ने जो ये एजुकेशनल मटेरियल में किया था ना, वैसे तो क्वेश्चन किया था, उसमें एक क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं था. तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो अपने मॉड्यूल में था, सॉरी एजुकेशनल मटेरियल में नहीं, मॉड्यूल में था. मॉड्यूल में अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 10. तो यहाँ पे डिजाइन ही करवाया था, कस्टमर ने डिजाइन करवाया था एसेट्स को, बट डिजाइन करवाने के बाद में भी इस एसेट्स का जो राइट टू यूज है, ROU जो है, वो किसके पास में है, वो आपके सप्लायर के पास में ही है. क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाला क्वेश्चन हमने किया था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो सप्लायर H है, इसका कॉन्ट्रैक्ट एंटिटी A के साथ में हो गया कि ये फिक्स्ड कुछ क्वांटिटी जो है सर्टेन टाइम इंटरवल के बेसिस पर ये क्वांटिटी डिलीवर कर देगा, है ना. तो जो ये क्वांटिटी डिलीवर करेगा एंटिटी A को, सप्लायर H का तो ऑब्लिगेशन वो बनता है और एंटिटी A का वो राइट है कि ये क्वांटिटी का जो डिलीवरी है, जैसे सप्लायर H दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, वो डिलीवरी ले ले. तो कहने का मतलब वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कैसे करी जाएगी, कैसे रॉ मटेरियल लाया जाएगा, प्रोडक्शन कितना होगा, कितनी यूनिट्स बनाई जाएगी, ये सारे अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग राइट्स जो हैं वो सप्लायर H के पास में ही है. इसका मतलब एंटिटी A ने एसेट डिजाइन कराया है, लेकिन डिजाइन कराने के बावजूद भी एंटिटी A के पास में उसको ऑपरेट एसेट्स को राइट टू डायरेक्ट द यूज नहीं है, उसके पास में उस एसेट्स का कोई कंट्रोल नहीं है. तो जरूरी नहीं कि डिजाइन कराने के बाद में भी आप ही के पास में उसका कंट्रोल रहे, आप ही के पास में राइट टू डायरेक्ट द यूज रहे. ये सामने वाले के पास में भी हो सकता है, आपके पास में भी हो सकता है. डिसीजन इसका आपको इवैल्यूएट कर कर देखना पड़ेगा और बेस्ड ऑन दैट हम आगे बढ़ेंगे, या तो लीज के स्टैंडर्ड में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे. तो इस क्वेश्चन के अंदर ये आपका लीज अग्रीमेंट नहीं है, ये आपका नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी लीज का कोई एलिमेंट शामिल नहीं माना जाएगा. ठीक है ना. हाँ जी, तो देखिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये बात कहता है, इन केसेस वेयर द डिसीजंस अबाउट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट इज यूज्ड आर प्री डिटरमाइंड, अ कस्टमर हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज व्हेन द कस्टमर
ईदर। तो देखिए यहां पर कस्टमर के पास में ये राइट टू डायरेक्ट द यूज जो है वो कब आएगा, ये अगर आपने एसेट्स को यूज करने के पहले ही डिसाइड कर लिया है कि एसेट्स के जो सिलेक्टेड राइट्स हैं उसका निर्धारण जो है वो आप पहले ही डिसाइड कर चुके हो, तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर के पास में राइट ऑफ यूज कब आएगा, जब कस्टमर के पास में राइट टू ऑपरेट द एसेट हो और डायरेक्ट अदर्स टू ऑपरेट, मतलब या तो कस्टमर खुद ऑपरेट करे या कस्टमर किसी दूसरे को डायरेक्ट कर सके। तो फ्लो चार्ट में अपन ने यही तो देखा था कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स आपके पहले ही डिसाइड हो जाते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा आगे चलकर कि ये राइट्स जो हैं वो किसके हाथों में है, कस्टमर के पास में है या फिर सप्लायर के पास में है। कस्टमर के पास में हुआ तो आरओयू कस्टमर के पास है, अदरवाइज सप्लायर के पास में है। सो द एसेट्स इन मैनर इट डिटरमाइंस थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। अब ये जो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज है मैंने आपको बताया, क्योंकि दोस्तों यही वर्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट टू ऑपरेट किसी पर्टिकुलर दिन में नहीं होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर इवेंट के बाद में नहीं होना चाहिए, वो चलता रहना चाहिए, तभी तो आपका अधिकार होगा ना उसके ऊपर। विदाउट द सप्लायर हैविंग द राइट टू चेंज दोज ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, ये भी बात है कि सप्लायर का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। सप्लायर का इंटरफेयर हो गया आपके राइट ऑफ यूज में, तो फिर बाद में आप कहोगे सप्लायर के पास में भी राइट ऑफ यूज है, आपके पास में भी राइट ऑफ यूज है, तो ये तो बाद में किसी के पास भी नहीं हुआ ना। देखिए सप्लायर का एसेट्स है और सप्लायर जब इंटरफेयर कर सकता है तो आरओयू सप्लायर के पास में हुआ, आपके पास में नहीं हुआ फिर, ठीक है। तो ये होना चाहिए विदाउट द सप्लायर हैविंग द राइट टू चेंज। तो आरओयू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो या तो सप्लायर के पास होगा या कस्टमर के पास में होगा, दोनों के पास नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बात समझ में, ऐसा आप नहीं कह सकते सप्लायर के पास में भी है हमारे पास में भी है सर, तो क्यों ना हम प्रोपोर्शनेट को कंसेप्ट लगा के यहाँ पर आरओयू एसेट बुक कर ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आईएफआरएस को ये मंजूर नहीं है। आरओयू जो है वो आपके पास में या तो है या फिर नहीं है, दैट्स इट। इसके आगे आप ऐसे पार्टली वाला डिसीजन मेकिंग यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई है विदाउट जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट हो गया, सप्लायर का कोई इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, designed the assets or specific aspects of the assets in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use। तो यहाँ पे जो एसी का एग्जांपल लिया था, सेंट्रलाइज्ड एसी प्लांट का एग्जांपल लिया था, वो हमने ही डिजाइन करवाया था। हमने डिजाइन करवाने के बाद में उसको हमारे प्रेमाइसेस में इंस्टॉल करवा लिया। अब क्या होगा दोस्तों, इंस्टॉल कराने के बाद में उसके ऊपर चेंज मॉडिफिकेशन उसमें जनरली नहीं होता। ऐसी कस्टमाइज्ड एसेट जो है ना, वो कस्टमाइज्ड एसेट्स को बार बार में वैसे चेंज नहीं किया जाता। वो एक बार फिट हो गया है आपका, फिट होने के बाद में अब उसके अंदर जो भी एसी की ठंडी हवा खानी है, आपके ऑफिस वाले आएंगे सुबह, वही उसको चलाएंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, बिजली का बिल भरेंगे, उसमें सप्लायर का कोई रोल नहीं है। तो अगर कोई चीज आप डिजाइन करा रहे हो तो जनरली क्या होता है कि हाई कस्टमाइजेशन कस्टमर ओरिएंटेड जो एसेट्स बनाई जाती है वो कस्टमर के हाथों में ही उसका राइट टू डायरेक्ट द यूज चला जाता है। बट स्टिल वी नीड टू इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करना है, सिर्फ केवल देखकर रटकर आंसर नहीं देना है ना। तो आपका एसेट का डिजाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आपके एसेट्स का राइट टू डायरेक्ट द यूज जो है वो कस्टमर के पास चला गया। स्टिल यू नीड टू इवैल्यूएट कि वो किसके पास में है, क्योंकि थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको, है ना। तो ये कंडीशन ए और कंडीशन नंबर बी, इन दोनों में से आपके पास में किसी भी प्रकार का राइट आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप ही उसके राइट टू डायरेक्ट द यूज को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर कहता है सिग्निफिकेंट जजमेंट में बी रिक्वायर्ड टू असेस वेदर अ कस्टमर डिजाइन द एसेट और स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द एसेट्स इन अ वे दैट प्रीडिटरमाइंस हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट विल बी यूज्ड थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। कहने का मतलब ये अब यही कहना चाह रहा है कि सिग्निफिकेंट जजमेंट आप जरूर इसके अंदर लगाएं कि कस्टमर ने एसेट को डिजाइन किया है या किसी पार्ट ऑफ द एसेट स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को डिजाइन किया है और वो उसको राइट टू डायरेक्ट द यूज के कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस चीज के लिए आपको अपना सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो लगाना पड़ेगा। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रटोलॉजी ओवर हियर, रटने से कोई आंसर नहीं आ सकते। आईएफआरएस इन सारी चीजों के ऊपर काम ही नहीं करता है, ठीक है ना। रूल वगैरह ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर,
आपको केस को पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट से फिर बाद में आपको पता लगाना पड़ेगा कि लीज है या फिर नहीं है। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर देते हैं आउटपुट जो एसेट से आप जनरेट कर सकते हो बिफोर द पीरियड ऑफ यूज। बिफोर द पीरियड मतलब एसेट्स का यूज होने के पहले ही जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपस में जो अग्रीमेंट होता है, उस अग्रीमेंट में ही कस्टमर जो है वो ये बात बताता है। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने देख लिया ना कि वो स्कोप को डिसाइड करता है। सप्लायर जो होता है वो स्कोप डिसाइड करता है कि ये लीज का स्कोप रहेगा कि आप 1000 किलोमीटर के आगे नहीं जा सकते, ठीक है, स्टेट के बाहर नहीं जा सकते, सिटी के बाहर नहीं जा सकते। ये सब क्या है, आपके एसेट्स का यूज करने का स्कोप है। तो आपको डिसीजन स्कोप के अंदर अंदर रह के लेना है, स्कोप के बाहर जाकर डिसीजन नहीं ले सकते। ये नहीं कह सकते कि मुझे तो ये राइट नहीं मिला तो मेरे पास में राइट तो यूज नहीं है। स्कोप के अंदर अंदर चेक करिए ना। वैसे ही दोस्तों, सप्लायर का एंगल तो हमने देख लिया, लेकिन कस्टमर की बात करते हैं। कस्टमर भी ऐसा कैसे कर सकता है सर कि कस्टमर ने कुछ पहले से फिक्स कर दिया? देखिए दोस्तों, वो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाला एग्जांपल हमने किया था ना, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के फैक्ट्स को रिकॉल करिए, जहां पर सप्लायर जो एच था ना, वहां पे सप्लायर एच ही था ना। देखिए जो सप्लायर एच है, ये देखिए ये सप्लायर एच, ये सप्लायर एच एंटिटी ए को एक गुड्स सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये दोनों आपस में एंटर हुए हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि क्वांटम में इन्होंने दिया नहीं है, बट इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से कि सप्लायर एच 1000 क्वांटिटी जो है वो पर मंथ डिलीवर करेगा। किसको? एच जो है वो एंटिटी ए को 1000 क्वांटिटी पर मंथ जो है वो डिलीवर करेगा। अब समझिए मेरी बात, ये बात पहले ही डिसाइड हुई कि नहीं हुई? हाँ सर, पहले डिसाइड हो गई। क्वांटिटी फिक्स पहले से डिसाइड हो गई। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? डिजाइन वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे हमने एसेट को डिजाइन करवाया है। कस्टमर ने एसेट को क्या किया है? डिजाइन करवाया है। नाउ डिजाइन कराने के बाद में आप ये देखिए, डिजाइन कराने के बाद में भी इसका सारा का सारा ROU पोर्शन जो है वो एच के पास में है। ROU किसके पास में है? एच के पास में है। तो इसका मतलब अब देखिए दोस्तों क्या हो गया, राइट ऑफ यूज जब एच के पास में है तो एच ही तो कंट्रोल कर रहा है एसेट्स को, राइट। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट की प्रेस्क्राइब्ड क्वांटिटी ए को डिलीवर करे। अब वो बनाएगा कैसे, रॉ मटेरियल क्या यूज लेगा, वो सब उसकी हेडेक है ना, एच की तो हेडेक होगी यहाँ पे। हाँ सर, बिल्कुल सही बात हो गई यहाँ पर। तो अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में मान लो मैं अब फैक्ट्स को चेंज कर रहा हूं, अब फैक्ट को मैं चेंज कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन में आप लोग आंसर देके बताना कि क्या होगा आंसर। चेंज फैक्ट कुछ इस प्रकार से है, अगले दिन ए आया, बोला नहीं 1000 क्वांटिटी नहीं, आई नीड 2000 क्वांटिटी, डिमांड ज्यादा हो गई, मेरे को 2000 क्वांटिटी चाहिए। फिर कल वो बोलता नहीं नहीं डिमांड कम हो गई, 500 क्वांटिटी चाहिए मुझे। इसका मतलब थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज इस क्वांटिटी को कॉन्स्टेंटली चेंज करने का अधिकार यदि ए के पास में है, तो इसका मतलब एच महज सिर्फ हमारे डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। समझ रहे हो? हम जैसे जैसे उसको डायरेक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे वो काम कर रहा है। इसका मतलब एसेट्स का एंड यूज तो हमारे ही हाथों में आ गया, हमारे पास में कंट्रोल आ गया ना दोस्तों। अगर मैं थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज इस क्वांटिटी को चेंज करने का अधिकार रखता हूं, लेकिन एक तारीख तक मैंने कह दिया कि भाई हर महीने में इतनी क्वांटिटी लूंगा, दैट्स इट। और अगर मैं वो क्वांटिटी नहीं ले पाया, कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टी लगेगी, जो भी होगा नॉन डिलीवरी की वजह से। तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट ना होने की वजह से, वो जो नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो आपका अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो अगर सप्लाई नहीं कर पाएगा तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, मैं डिलीवरी नहीं ले पाऊंगा तो मुझ पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ दोस्तों, ये तो गुड सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है, लीज की तो दूर दूर ही बात नहीं होगी यहाँ पर, है ना। आपके पास में राइट ऑफ यूज नहीं है। तो कहने का मतलब ये क्वांटिटी जो स्पेसिफाई कस्टमर करता है ना, ये जो हमारा कस्टमर है, ये क्वांटिटी जो स्पेसिफाई करता है, ये तभी ये क्वांटिटी स्पेसिफाई मतलब कर सकता है। मतलब कहने का मतलब, मेरा एक्सप्लेनेशन का मतलब यहां पे ये हो गया कि कस्टमर यदि पहले पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को चालू होने के पहले पहले ही बता देता है कि इतनी क्वांटिटी में हर महीने डिलीवरी लूंगा, और बाद में कभी मेरे पास में वो राइट नहीं है कि मैं उसको चेंज कर सकूं, तो समझ लीजिए कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लीज नहीं है। लेकिन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज कस्टमर यदि इसको चेंज कर सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट में लीज है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है दोस्तों, लीज है, क्योंकि मैं असेट्स को कंट्रोल कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि भाई इतना प्रोडक्शन करो, मैं कहता हूं इतना प्रोडक्शन करो, मैं कहता हूं प्रोडक्शन ही मत करो। तो सारा का सारा काम मेरे ही कंट्रोल से चल रहा है, मेरे ही राइट टू डायरेक्ट द यूज से चल रहा है दोस्तों। तो कितनी अच्छी बात हो गई है। देखिए क्या कहता है,
if a customer can only specify the output from an asset before the beginning of the period of use and cannot change that output throughout the period of use, the customer does not have the right to direct the use of that asset unless it design the assets or specific aspects of the assets. तो कहने का मतलब, अगर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज में मेरे पास में इस चीज को चेंज करने का अधिकार नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ मैं ये क्वांटिटी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के बिगिनिंग में ही स्पेसिफाई कर सकता हूं, नॉट लेटर देन दैट, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास में कस्टमर जो है वो राइट टू यूज का अधिकार जो है वो खो देगा, राइट। और ये कब उसके पास में आ सकता है, अनलेस उसने ये कोई असेट्स की डिजाइनिंग करवाई है, राइट। और डिजाइनिंग कराने के अंदर मैंने आपको दोस्तों एग्जांपल बताया था वो सेंट्रलाइज्ड एसी वाला। सेंट्रलाइज्ड एसी वाले एग्जांपल में भी कस्टमर बाद में उसको कभी चेंज नहीं करा सकता। जैसे वो नहीं, ऐसे नहीं कह सकता कि ये जो सेंट्रलाइज्ड एसी प्लांट जो लगाया है, अब इसके अंदर से एक पाइप और निकाल कर फिर पूरे के पूरे रूम के अंदर इस प्रकार से उसको सर्कुलेट किया जाए, वो मॉडिफिकेशन हो गया, बहुत ही सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन हो गया आपके उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। क्योंकि ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे कोई बड़ी क्वांटम वाली बड़ी ह्यूज वॉल्यूम की एसेट्स अगर इंस्टॉल हो जाती है तो फिर बाद में उसमें चेंज नहीं हो सकता, तो चेंज तो उसमें भी नहीं हो पा रहा। बाद में यूज जो है वो पहले ही डिटरमाइन हो गया कि भाई सेंट्रलाइज एसी का यूज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के पहले ही आपने ये यूज जो है वो डिफाइन कर दिया। इसका मतलब क्या फिर यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में लीज है या नहीं है? तो देखिए लीज है या नहीं है, इससे ये तो आपको कब पता चलेगा कि वो सेंट्रलाइज्ड एसी वाले प्लांट को यूज कौन कर रहा है। अगर कस्टमर यूज कर रहा है, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पर उसको यूज कर रहा है, तो कस्टमर के पास में है, राइट। लेकिन अगर इसको यूज कौन करेगा, सप्लायर। अगर सप्लायर के पास में इसका जो ऑपरेशन है, सप्लायर ही इस चीज का राइट टू यूज रखता है, तो फिर सप्लायर के हाथ में। बट जनरली ऐसे कंडीशन में सप्लायर के हाथ में नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों सेंट्रलाइज एसी प्लांट जो है वो एंड कस्टमर के यूज में आ रहा है, तो एंड कस्टमर को उस हिसाब से फिर लीज रेंटल चार्ज किए जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लीज का होता है। तो कितनी सारी की सारी बातें आपको देखो मतलब कनेक्शन में मिलेगी कि ये करना है, वो करना है, ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या, ये सारी की सारी बातें आप सबको ध्यान में रखनी है बिफोर यू अप्रोच टू द लीज अकाउंटिंग, है ना। तो वापस एक बार रिवीजन करा दो इस बात, इसमें दो बातें हैं, इस पर्टिकुलर 3 लाइनों में 2 बातें बताई गई है। क्या बातें बताई गई है दोस्तों? कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट चालू होने के पहले ही क्वांटिटी अगर फिक्स हो गई तो फिर बाद में अधिकार आपके पास से चला गया, ठीक है। और अधिकार आपके पास से तभी चला जाएगा जब आप उस क्वांटिटी को भविष्य में कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो तो अधिकार आपके पास में है, यूज का अधिकार आपके पास में है। और यदि एसेट्स आपने डिजाइन करी है, हाईली कस्टमाइज्ड एसेट्स है आपकी, तो हाईली कस्टमाइज्ड एसेट्स जो डिजाइन करी है आपने, वो एसेट्स समझ लीजिए कि आपकी ही होगी, आपके ही यूज में होगी, आपके ही राइट टू डायरेक्ट द यूज में होगी, कंट्रोल में होगी, राइट। क्योंकि वो एसेट्स बहुत ही कस्टमाइज्ड नेचर की एसेट्स है और आप उसको यूज कर रहे हो, उसके राइट्स आपके पास में है। और सीधी बात है, यहां पे कोई दूसरा एग्जांपल होता सेंट्रलाइज एसी के अलावा जहां पे आपके पास में राइट नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सामने वाले के पास राइट होगा। हमको तो एट द एंड ऑफ द डे यही तो असेस करना है ना कि वो राइट है किसके पास में, है ना। कौन से वाले राइट डिसीजन आपके लीज अकाउंटिंग पर मतलब आपका यहाँ पे राइट टू डायरेक्ट द यूज को डिसाइड करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। नहीं करते हैं आप उनको इग्नोर कर दिए, जो करते हैं उनको आप इवैल्यूएट करिए और इवैल्यूएट कर ये पता लगाइए कि ये आपको आगे लीज अकाउंटिंग में लेकर जाने वाले हैं या ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में लेकर जाने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए कहता है, इफ द कस्टमर डिड नॉट डिजाइन द एसेट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ इट, द कस्टमर्स एबिलिटी टू स्पेसिफाई द आउटपुट इन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट डज नॉट गिव इट एनी अदर रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग राइट्स relating the use of the assets. For example, the ability to change when, whether and what output is produced gives the customer the same rights as any customer that purchases goods or services in an arrangement. That is a contract that does not contain a lease. तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सी बात हो गई कि अगर आपके पास में ये वाले राइट्स नहीं है, when, whether और what output is produced, आपके पास में ये चेंज करने का अधिकार नहीं है, तो आप एक सामान्य कस्टमर की भांति एक व्यक्ति हो गए जो परचेज ऑफ गुड्स या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के मतलब दायरे में आ चुके हैं,
है ना। जैसे एक नॉर्मल कस्टमर होता है बाजार में जाके जब वो सामान खरीदता है तो उसके क्या अधिकार होते हैं, वो एक डिमांड करता है, डिमांड को उसको सप्लाई हो जाती है, वो पैसा दे देता है और उसको पैसा मिल जाता है जो सप्लायर होता है। वैसे ही यहाँ पे हो गया। अब जहां पर मैं जब डायरेक्ट ही नहीं कर सकता कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, जब ये सारी चीजें मैं खो चुका हूं, ये अधिकार मेरे पास में नहीं है, तो फिर बाद में ये क्वेश्चन लीज का हो ही नहीं सकता। ये आपका फिर नॉर्मल सर्विस रेंडरिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आई होप दोस्तों कि अब आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। अब आते हैं प्रोटेक्टिव राइट्स के ऊपर। व्हाट आर द प्रोटेक्टिव राइट्स, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है, इसके इलस्ट्रेशन भी कर लिए हैं। प्रोटेक्टिव राइट्स सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं असेट्स को, इनका हमारे डिसीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि राइट टू डायरेक्ट द यूज किस व्यक्ति के पास में, सप्लायर के पास है, कस्टमर के पास में है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या कहता है, अ सप्लायर्स प्रोटेक्टिव राइट्स in isolation do not prevent the customer from having the right to direct the use of an identified asset. Protective rights typically define the scope of the customer's right to use and the assets without removing the customer's right to direct the use of the assets. Protective rights are intended to protect a supplier's interest, for example, a contract may. तो देखिए दोस्तों, प्रोटेक्टिव राइट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप का निर्धारण करने में, भूमिका बनाने में काम करते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप जो है वो क्या होगा, आपका यूज की जो लिमिट है उसकी हद, एक मर्यादा, एक सर्टन कहते हैं ना, उसका लिमिट जो है वो डिसाइड किया जाता है, स्कोप जो है डिसाइड किया जाता है प्रोटेक्टिव राइट से। वही एग्जांपल्स है ना कि इस गाड़ी को इतने दिन इतने किलोमीटर तक चला सकते हैं, शिप को वो देखा था ना अपन ने कि बस उस एरिया में नहीं लेके जा सकते जहाँ पे वो पायरेसी हो जाए, या फिर एक्सप्लोजिव मटेरियल आप कैरी नहीं कर सकते, गाड़ी को फिजिकली डैमेज नहीं कर सकते, हमारे ऑफिस को तोड़ नहीं सकते। ये सब क्या है, बहुत ना जाने अलग अलग प्रकार के कितने ही सारे प्रोटेक्टिव राइट्स के एग्जाम्पल है। तो आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट में पढ़कर यही तो पता लगाना है कि प्रोटेक्टिव राइट क्या है और आपके डिसीजन मेकिंग राइट क्या है रिगार्डिंग द राइट टू यूज ऑफ द एसेट्स। तो यूज वाले जो राइट्स हैं उसी से तो लीज का निर्धारण किया जाएगा ना। तो पहले तो आपको यही पता लगाना है कि आपको कौन से राइट्स को इवैल्यूएट करना है और कौन से राइट को इवैल्यूएट नहीं करना। प्रोटेक्टिव राइट का इवैल्यूएशन नहीं होता लीज के अंदर, है ना। प्रोटेक्टिव राइट तो सिर्फ स्कोप डिसाइड करने के काम आते हैं, जैसे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूज, लिमिट वगैरह ये स्पेसिफाई कर देना, कस्टमर टू फॉलो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस, कुछ मतलब एसओपी होती है। एसओपी का मतलब क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। जैसे कॉर्पोरेट पार्क्स हैं, कॉर्पोरेट पार्क्स के अंदर ऐसा है कि मतलब आपको लिफ्ट यूज करनी है तो लिफ्ट के अंदर केवल 4 लोग ही जा सकते हैं, 5 लोग ही जा सकते हैं कैपेसिटी के हिसाब से। गार्डन है तो गार्डन को आप गंदा नहीं कर सकते। अरे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना नियम कायदे, मतलब जिनका देखिए क्या होता है वो आपको फॉलो करना होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस हैं, जैसे कि आप अपनी ऑफिस के अंदर अगर आपने ऑफिस लगा रखी है तो भाई उस ऑफिस से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं बिल्डर्स के, वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके प्रोटेक्टिव राइट्स के अंदर आ जाती है। रिक्वायर्स अ कस्टमर टू इन्फॉर्म सप्लायर ऑफ चेंजेस इन हाउ एन एसेट विल बी यूज्ड। तो मतलब कहने का मतलब यदि आप एसेट्स अपना यूज कर रहे हो और एसेट्स के यूज का तरीका अगर आपने बदल दिया, जैसे सपोज करो आपने ऑफिस में कोई मॉडिफिकेशन कर दिया, कोई दीवार को रिप्लेस कर दिया, तोड़ के कुछ नया बना दिया, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए परमिशन चाहिए रहेगी। तो आप किसी भी एसेट्स को यूज कर रहे हो, मालिक तो उसका कोई और है ना, लीगल ओनर तो कोई और है, आपने तो उसको लीज पे ले रखा है। तो सामने वाले से एक परमिशन लेनी पड़ती है कि देखो भाई हम कुछ ये करना चाह रहे हैं, मतलब अब बताइए ये कि पॉसिबल है या नहीं है, वो हमारे स्कोप में आता है या फिर नहीं आता, या इस चीज के लिए आप अग्री है या नहीं है। तो सामने वाला यदि मना करेगा तो फिर बाद में हम उसके बियॉन्ड जा नहीं पाएंगे, है ना। तो ये सारे के सारे प्रोटेक्टिव राइट्स जो हैं typically define the scope of the customer's right of use but do not in isolation prevent the customer from having the right to direct the use of an asset। आगे बात समझ में दोस्तों। तो ये देखिए हमारा यहां तक का ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। राइट टू डायरेक्ट द यूज, इलस्ट्रेशंस भी कर लिए हमने, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी सारे के सारे पढ़ लिए, ठीक है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे नए कॉन्सेप्ट की।